नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम लेके आ रखे हैं नैनीताल जनपद। दोस्तों, ये उत्तराखंड जिला सीरीज का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब तक यहाँ पे हम टोटल 13 जनपद हैं उत्तराखंड में और 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये नैनीताल जनपद के रूप में लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसकी भी 2 वीडियो आएंगी, एक आज और कल, और परसों इसका MCQ प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो कुल मिला के 3 वीडियो में आपका नैनीताल जनपद भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी, प्रत्येक जनपद के बारे में काफ़ी डिटेल्स हमने यहाँ पे आपको बताया और प्रत्येक जनपद के बाद जैसे वो कंप्लीट हुआ उसके बाद उसका MCQ प्रैक्टिस सेट भी लाया ताकि आपको पता चल सके किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में इतना डीपली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल हमने यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे हर चीज़ कवर करा रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है यहाँ पे नैनीताल जनपद का मानचित्र यानी मैप। और अगर आपको उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के मैप चाहिए ऐसे ही फुल HD क्वालिटी में, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके नीचे, और वहाँ से आप फुल HD क्वालिटी में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी 13 जनपदों के मैप आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये है यहाँ पे नैनीताल जनपद का मैप और इसी मैप के माध्यम से हम आपको नैनीताल जनपद के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे नैनीताल जनपद के इतिहास के बारे में। नैनीताल के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो नैनीताल की खोज की है P बैरन ने। कब की थी? 1841 में। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करनी है कि P बैरन ने स्वयं ये कहा है कि जब मतलब 1841 में P बैरन आए थे यहाँ, तो उससे पहले नैनीताल में कौन आ गए थे? जो कुमाऊं कमिश्नर थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो P बैरन स्वयं ये मानते हैं कि नैनीताल की खोज किसने की? विलियम ट्रेल ने की, और कई जगह ये विवरण भी मिल चुका है। तो लेकिन अभी तक तो जो आंसर वो तो वही है P बैरन। लेकिन अगर अभी तक आयोग भी इसी को मानता है, लेकिन अगर आयोग आगे चेंज करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दोनों चीज़ें आपको नोट करनी है कि नैनीताल की खोज अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि P बैरन ने की, लेकिन P बैरन ने स्वयं और कई जगह ऐसा विवरण भी मिलता है कि जॉर्ज विलियम ट्रेल नैनीताल आ गए थे उससे पहले, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण कहीं दे नहीं रखा है। लेकिन P बैरन से पहले कौन आ गए थे वहाँ पे? जॉर्ज विलियम ट्रेल, जिन्होंने नैनीताल की खोज कर दी थी। लेकिन अभी तक आपको यही नोट करना है, P बैरन 1841 ने नैनीताल की खोज की थी। उसके बाद जब P बैरन यहाँ पे 1841 में नैनीताल पहुँचे थे तो उस टाइम यहाँ के थोकदार कौन थे? वो थे नूर सिंह। नैनीताल के उस टाइम थोकदार कौन थे? नूर सिंह थे। नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें और ताल हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको नोट करनी कि नैनीताल का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है छखाता। छखाता का मतलब होता है जहाँ पे 7 झीलें हैं। तो नैनीताल में 7 झीलें होने के कारण इसका नाम क्या है? छखाता है प्राचीन नाम। उसके बाद 1841 के बाद जब यहाँ पे 1854 में क्या हुआ कि नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी यानी कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1854 में। उसके बाद 1862 में क्या हुआ कि नैनीताल को उत्तरी पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गठित किया गया। यानी 1862 में नैनीताल बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसकी? उत्तरी पश्चिमी प्रांत की। उसके बाद 1880 में आपको नोट करना है कि नैनीताल में एक बहुत बड़ा भूस्खलन आया था जिसमें लगभग 151 लोग मारे गए थे। ठीक है, इस भूस्खलन में काफ़ी बड़ा ये भूस्खलन था। 1880 में नैनीताल में ये एक बड़ा भूस्खलन आया था जिसमें 151 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 1884 में क्या हुआ? नैनीताल के काठगोदाम में रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ और 1894 में ये काफ़ी यहाँ पे मतलब बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया था। तो मतलब शुरुआत 1884 में हो गई थी नैनीताल के काठगोदाम में रेलवे स्टेशन के शुभारंभ की। उसके बाद 1891 में आपको नोट करना है कि नैनीताल को एक जिले के रूप में गठित किया गया। यानी नैनीताल जो जनपद है उसका गठन कब किया गया? 1891 में, और जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नैनीताल को बनाया गया। ये है, यानी नैनीताल यहाँ पे मुख्यालय बना। और इस नैनीताल जनपद का गठन या नैनीताल को मुख्यालय, जिला मुख्यालय कब बनाया गया? 1891 में। ये सन आपको जरूर नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो इसका लगभग जनरल इतिहास था। अब इसके पुराणों में नैनीताल के बारे में स्कंद पुराण में इसका विवरण मिलता है और स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर यानी 3 ऋषियों का सरोवर या 3 ऋषियों की भूमि। वो 3 ऋषि कौन थे? अत्रि,
पुलस्क तथा पुलक, इन 3 ऋषियों की भूमि या 3 ऋषियों के सरोवर के रूप में जाना जाता है। इसलिए स्कंद पुराण के किस खंड में, मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है नैनीताल को। एक और चीज आपको नोट करनी है कि जहाँ पे नैनी झील है वहीं पे है एक नैना देवी शक्तिपीठ। यहाँ पे ये माना जाता है कि जो माता सती थी उनके जो शरीर के अंग थे वो कई जगह गिरे थे, तो वो शक्ति पीठ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो माता सती की आंख यहाँ पे गिरी थी, नैन यानी आंख, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी शक्तिपीठ है, कौन सा शक्तिपीठ है, नैना देवी शक्तिपीठ। यानी माता सती की आंख कहाँ पे गिरी थी, यही नैनीताल में नैनी झील के निकट में जहाँ पे नैना देवी मंदिर या नैना देवी शक्तिपीठ है। तो ये था इसका इतिहास, नैनीताल जनपद का इतिहास, और काफ़ी डिटेल्स हमने आपको इतिहास के बारे में भी बता दिया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको ज़रूर नोट करने हैं, एग्जाम के भी वो पॉइंट से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। नैनीताल जनपद की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो इसके आप देख सकते हो पूर्व में कौन सा जनपद है, चंपावत है, पश्चिम में ये सीएम आता है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर में हो गया अल्मोड़ा, उत्तर पश्चिम में कौन हो गया, पौड़ी गढ़वाल, और दक्षिण में आपका आ गया ये उधम सिंह नगर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल 4 जनपदों से ये सीमा बना रहा है। कौन कौन से हैं वो, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, तीसरा है चंपावत, और चौथा है यहाँ पे उधम सिंह नगर। और अगर राज्यों की बात करें तो जो नैनीताल जनपद है वो एकमात्र राज्य से सीमा बना रहा है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो नैनीताल जनपद उत्तराखंड के 4 जनपदों से सीमा बना रहा है, जबकि एक राज्य से सीमा बना रहा है, वो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य। अब हम बात करते हैं नैनीताल जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं नैनीताल जनपद से। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 109। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से होते हुए जाता है नेशनल हाईवे 109 हल्द्वानी। तो रुद्रपुर से हल्द्वानी और हल्द्वानी से नैनीताल कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो वो है आपका NH 109 यानी 109। हल्द्वानी से फिर ये नैनीताल जाता है, और नैनीताल से फिर ये ऊपर अल्मोड़ा रानीखेत, और उसके बाद गैरसैंण चला जाता है, ये ऊपर अल्मोड़ा है, ठीक है। तो रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, गैरसैंण, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 109 जाता है। उसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 309, ये वाला, तो ये आता है आपका, ये भी आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से आ रहा है, और उसके बाद काशीपुर होते हुए ये रामनगर यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद थलीसैंण ऊपर अल्मोड़ा से होते हुए थलीसैंण। तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं नैनीताल जनपद से, कौन कौन से, NH 109 और NH 309। अब हम बात करते हैं नैनीताल जनपद के रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र के बारे में। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी नदियां हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका उद्गम नैनीताल से ही होता है, और उसके बाद नैनीताल से होते हुए उधम सिंह नगर होते हुए और फिर वो कहाँ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इधर से शुरुआत करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ है ढेला नदी, यहाँ इसका उद्गम नैनीताल से ही होता है। ढेला नामक स्थान है, उसी के निकट से यहाँ से ये ढेला नदी है, और यहाँ से ये उधम सिंह नगर होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये हमने आपको बागेश्वर जनपद हो गया, अल्मोड़ा जनपद, उसमें भी बता रखा है। कोसी नदी का उद्गम होता है कोसानी बागेश्वर से, और फिर बागेश्वर से होते हुए फिर अल्मोड़ा से होते हुए ये पहुंच जाती है नैनीताल जनपद में कोसी नदी, और फिर रामनगर के निकट से। देखो ये भी आपको नोट करना है कौन सा शहर नदी, कौन सी नदी के निकट में स्थित है, जो मुख्य शहर है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न नदी के तट पर कौन सा शहर है, या बताइए कि रामनगर के निकट से कौन सी नदी बहती है। तो ये है आपकी कोसी नदी, और फिर ये आगे बढ़ती है कोसी नदी, और उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाती है, उधम सिंह नगर पहुँच जाती है, और सुल्तानपुर में ये रामगंगा से मिल जाती है। यानी जो कोसी नदी वो किसकी सहायक नदी है, वो है रामगंगा की सहायक नदी, और इसका उद्गम बागेश्वर से हो रहा है, बागेश्वर से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से नैनीताल, नैनीताल से उधम सिंह नगर, और उसके बाद ये राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में रामगंगा से मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी के बाद दूसरी नदी है एक दावका नदी। इसका उद्गम भी नैनीताल जिले के गर्म पानी नामक स्थान से होता है, और उसके बाद ये फिर कहाँ पहुँच जाती है, उधम सिंह नगर, और बाजपुर उधम सिंह नगर से ये राज्य से बाहर हो जाती है, यानी उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाती है। उसके बाद बौर नदी है, इसका उद्गम भी यही है, काला ढूंगी रेंज से निकलती है, और ये भी उसके बाद
यानी बौर नदी का उद्गम भी नैनीताल के कालाढूंगी रेंज से होता है और उसके बाद ये उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे बाकरा नदी है, ये भी नैनीताल से ही निकल रही है और उसके बाद राज्य से बाहर निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे है गोला नदी, जो कि जिसका उद्गम होता है नैनीताल के पहाड़ पानी से, यहाँ पे हल्द्वानी के निकट से। ठीक है, हल्द्वानी के थोड़ा ऊपर से। तो हल्द्वानी के निकट से कौन सी नदी बह रही है ये भी आपको नोट करना है, तो वो है आपकी गोला नदी। और फिर गोला नदी आगे बढ़ती है और उधम सिंह नगर में लगभग 102 किलोमीटर बहने के बाद ये किच्छा के पास से निकल जाती है राज्य के बाहर। तो हल्द्वानी के निकट से कौन सी नदी बह रही है, तो गोला नदी बह रही है। और उसके बाद इधर एक नदी है नंधौर नदी, ये है नंधौर नदी। ठीक है, और ये नंधौर नदी आगे बढ़ती है उधम सिंह नगर पहुंच जाती है। इसी नंधौर नदी पर कौन सा यहाँ पे बांध है, नानक सागर बांध। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है कि नंधौर नदी को आगे कहा जाता है आपका देहोआ नदी के नाम से जाना जाता है। यानी नंधौर नदी यहाँ से आ रही है और ये गिरती है आपकी नानक सागर बांध में, और नानक सागर बांध यहाँ पे है। ठीक है, और नानक सागर बांध से जो नदी निकलती है उसको आगे कहा जाता है देहोआ नदी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नंधौर नदी नानक सागर बांध में गिर रही है और यहाँ से इसको आगे क्या कहा जाता है, देहोआ नदी नाम से जाना जाता है। ये उधम सिंह नगर जनपद वाली सीरीज में आपको बताया गया है काफ़ी डिटेल्स में। तो ये सारी नदियाँ थी जो कि आपकी नैनीताल जनपद में बह रही थी। मैप के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से आपको प्रत्येक नदी के बारे में समझा दिया गया है और प्रत्येक नदी मैप में यहाँ पे इंक्लूड कर रखी ताकि आपको ये आसानी से याद हो सकें। ये मैप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नैनीताल जनपद की प्रमुख झील यानी तालों के बारे में। तो कौन कौन से यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्जाम की जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट ताल है नैनीताल जनपद में। तो सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं नैनी झील के बारे में। ठीक है, नैनीताल में मतलब नैनी झील के कारण ही नैनीताल नाम पड़ा यहाँ पे, जो कि मुख्यालय है नैनीताल जनपद का। तो यहीं पे इसी से आपकी नैनी झील, और नैनी झील जो कि यानी नैनीताल भी इसको कहते हैं या नैनी झील के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 1430 मीटर और इसकी चौड़ाई है लगभग 465 मीटर और गहराई इसकी 16 से लेकर 26 मीटर तक। ठीक है, गहराई लगभग 16 से 26 मीटर तक इसकी गहराई है। तो जो ये नैनीताल है यानी जो नैनी झील है, इसका स्कंद पुराण में इसी को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। इसीलिए नैनीताल का नाम स्कंद पुराण में क्या है, त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और इस नैनीताल जो ये नैनीताल है यानी जो नैनी झील है, ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैनीताल है जो वो कितने पहाड़ियों से घिरी हुई है, 7 पहाड़ियों से। कौन कौन से आपको नोट करना है, नंबर 1 है चीना पीक, नंबर 2 है देवपात, तीसरी है आलमसरिया कांटा, कौन है आलमसरिया कांटा, चौथी है हाड़ी वादी, 5वां है शेर का डांडा और छठा है आयरापात और 7वां है स्नो व्यू। तो ये 7 पहाड़ियाँ मैंने आपको बता दी जो कि आपको जरूर नोट करनी है। इन 7 पहाड़ियों से ये नैनीताल यानी नैनी झील घिरी हुई है। और इन जो ये 7 पहाड़ियाँ हैं इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, वो है चीना पीक। ठीक है, इन 7 पहाड़ियों में जिनसे नैनी झील घिरी है यानी नैनीताल घिरी है, उनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, चीना पीक के नाम से उसको जाना जाता है। और इस नैनीताल यानी नैनी झील के मध्य में एक टापू है यहाँ पे, और इस टापू के उत्तरी भाग को कहा जाता है यहाँ पे मल्ली तल्ला, और जबकि इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तल्ली तल्ला। ठीक है, मल्ली तल्ला ये हो गया और तल्ली तल्ला ये हो गया। इस नैनी झील के उत्तरी भाग को मल्ली तल्ला, जबकि दक्षिणी भाग को कहा जाता है तल्ली तल्ला के नाम से। और यहाँ पे आप देख सकते हो नैनीताल में क्या क्या है, टिफिन टॉप हो गया। ठीक है, ये भी आपको नैना देवी मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे है नैनीताल में नैना देवी मंदिर, ये भी आपको मैप में बता रखा है, इंक्लूड यहाँ पे किया जा चुका है मैप में। उसके बाद अगर नैनीताल से इधर निकला जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो भीमताल। भीमताल जिसकी लंबाई लगभग 1674 मीटर, चौड़ाई इसकी 447 मीटर है और गहराई लगभग 26 मीटर। और ये जो भीमताल है इसको कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन है, वो है आपकी भीमताल। और भीमताल के निकट यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है भीमेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद भीमताल से यदि आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल जो कि कुमाऊं की सबसे गहरी झील है यानी गहरा ताल है,
जिसकी गहराई लगभग 40 मीटर के करीब है। ठीक है, कंफर्म नहीं है ये, लगभग बता रहा हूँ मैं 40 मीटर के करीब। तो देखो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल, कुमाऊं की सबसे गहरी झील या गहरा ताल नौकुचिया ताल। तो ये दोनों आपको जरूर नोट करने हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कई बार एग्जाम में। और जो ये नौकुचिया ताल है इसके लगभग 9 कोने हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नौकुचिया ताल के नाम से जाना जाता है, जो कि कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद अगर हम इधर बढ़ें तो यहाँ पे नैनीताल यानी नैनी झील के ही नीचे स्थित है 7 ताल। ये है यहाँ पे 7 ताल। अब यहाँ पे इसको 7 ताल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये है यहाँ पे 7 तालों का समूह, यानी इस 7 ताल में यहाँ पे 7 छोटी छोटी ताल या छोटी छोटी झीलें हैं, जिनमें बहुत सारी अब सूख चुकी हैं। और ये 7 ताल कौन कौन से हैं, नंबर 1 नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट, ये 7 ताल हैं। ठीक है, तो इन सभी तालों को मिलाकर इसका नाम क्या हो जाता है, पूरा 7 ताल के नाम से इसको जाना जाता है। अब इनमें जो ये नल दमयंती ताल है, इस ताल के 5 कोने हैं। ठीक है, नल दमयंती ताल के कितने कोने हैं, 5 कोने हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे राजा नल और उनकी पत्नी ने वास किया था। और इस ताल में मछलियां पकड़ना, मतलब मछलियां नहीं पकड़ी जाती है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे मछलियां पकड़ना वैध है नल दमयंती ताल में। दूसरा यहाँ पे जो गरुड़ ताल है, इसको स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था, और यहाँ पे द्रौपदी ने अपनी रसोई भी बनाई थी गरुड़ ताल के निकट में। और द्रौपदी द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला सिलबट्टा है, सिलबट्टा यानी जिससे पहले हमारे पहाड़ में मसाला भी पीसते थे, सिलबट्टा, तो वो यहाँ पे मौजूद है इस गरुड़ ताल के निकट में। तो आपको ये नोट करना है कि यहाँ पे द्रौपदी की रसोई भी है। उसके बाद यहाँ पे आप जो राम लक्ष्मण ताल है, ये तीनों ताल एक साथ जुड़े हुए हैं, राम लक्ष्मण और सीता ताल। और यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया था, ऐसा मान्यता है पुराणों में। और उसके बाद जो सूखा और पूर्ण ताल आता है, तो ये लगभग काफ़ी कुछ सूख गए हैं, यानी लगभग इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। तो कुल मिला के इन सभी 7 तालों के समूह को कहा जाता है 7 ताल, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद अगर यहाँ ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे है खुरपा ताल, ये है यहाँ पे खुरपा ताल। और खुरपा ताल जो कि लगभग नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस झील का जो आकार है वो है आपका खुर के समान, यानी खुर का मतलब जानवरों के पैर, यानी खुर के समान, इसलिए इस ताल को क्या कहा जाता है, खुरपा ताल कहा जाता है। तो खुर के समान किस ताल का स्ट्रक्चर यानी किस ताल का आकार है, तो वो है आपका खुरपा ताल का। तो लगभग सभी जो प्रमुख ताल थे वो आपके नैनीताल जनपद में, उनके बारे में डिटेल्स हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से जलप्रपात है नैनीताल जनपद में। तो काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पे जलप्रपात भी है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक है वुडलैंड जलप्रपात, ये भी आपका नैनीताल जनपद में है। बाराती रऊ जलप्रपात, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाराती रऊ जलप्रपात, ये भी आपका नैनीताल जनपद में। उसके बाद और कौन कौन से यहाँ पे, बाराती रऊ जलप्रपात भी हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे भालूगढ़ जलप्रपात, ठीक है, ये भी आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे एक और जलप्रपात है कारबेट जलप्रपात, जो कि इधर है कारबेट जलप्रपात। और उसके बाद कुछ अन्य भी है, ढोकानी जलप्रपात। तो ये सभी प्रमुख जलप्रपात जो कि आपके नैनीताल जनपद में स्थित, इस मैप में आपको सारी ये मिल जाएंगे। और साथ साथ नोट्स आपको ये जितने मतलब जो आज टॉपिक था इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च आप कर सकते हो, उत्तराखंड जीके सबसे ऊपर आ जाएगा जरधारी एसजे ग्रुप का ऐप, उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। तो उसमें जरधारी क्लासेस के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और बहुत सारे लोग, लगभग 45,000 लोगों ने लगभग वो डाउनलोड कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास वो पहले से ही होगा। और वो ऐप आपको कैसा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सारे नोट्स आपको जरधारी क्लासेस के वहीं मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नैनीताल जनपद के पार्ट 1 में आज हमने आपको नैनीताल जनपद के इतिहास के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका नदी तंत्र, प्रमुख झीलें और ताल, और साथ साथ प्रमुख जलप्रपात, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट पार्ट में जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं पार्ट 2 में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इस सीरीज के बारे में और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।